रूस यूक्रेन युद्ध में अब 54 दिन हो चुके हैं और दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी लगातार जारी है। कीव के आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों, लेकिन उन्होंने मारिउपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले अब तेज कर दिए हैं। मारिउपोल का तो सबसे बुरा हाल है और वहीं खार्किव में भी ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा तक किया है और बताया गया कि रूस के सैनिकों के खार्किव के सिटी सेंटर पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की। और खार्किव में रूसी हमले में हुए यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस के सेना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर से ये अपील की है कि वो इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. और यूक्रेन में हर पल परमाणु बम के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से अपील की है कि वो एंटी रेडिएशन दवाएं अपने पास रखें। जलता कीव अभी और दहकेगा। अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी, अब पुतिन ज़ेलेंस्की को परमाणु बम से जलाएंगे। एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके कीव पर पुतिन कब्जा कर लेंगे। सवाल ये मत पूछिए कि राख पर कब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे। यूक्रेन की जनता की जान बचाने की ज़ेलेंस्की की चिंता किसी काम नहीं आ रही। पूरी दुनिया के शांति दूतों के तोते उड़ गए हैं। पुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे। रूस के मुकाबले मुट्ठी भर फौज लेकर लड़ते ज़ेलेंस्की की बातों को नजरअंदाज करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आंख मूंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी। लिहाजा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की जरूरत होगी। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोपीय देश उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। भले ही ये हमले छोटे परमाणु हथियारों से हों, लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस ज़ेलेंस्की की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है। इस तथ्य से वाकिफ होते हुए भी कि जब परमाणु बम गिरेगा तो रेडिएशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे। यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अछूता नहीं रहेगा। ज़ेलेंस्की इसके पहले भी चेता चुके हैं। और 2 दिन पहले एटम अटैक की यही चिंता अमेरिका को भी सता रही थी। तो क्या अब पुतिन ने परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे हैं।
शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियाबान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध के सायरन खामोश ही नहीं हो रहे। कीव के पूर्वी हिस्से दार्नित्स्की में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मारियुपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ओलेक्जेंड्रिया शहर के सैन्य हवाई ठिकाने पर मिसाइल हमले किए गए। गोलाबारी में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिसिकांस्क की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क और खार्किव में भी, यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलाइव और खेरसान में भी। ईंट दर ईंट टूटता यूक्रेन अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मदद तो यूरोप और अमेरिका दोनों से मिल रही है, लेकिन रूस से लड़ने के लिए जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। Ми розуміємо, що режим припинення вогню хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих. Це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації, і їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, йти в полон. ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक, एक दायरे में, क्योंकि खुलकर खड़ा होने में यह खतरा है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और ये अमेरिका नहीं चाहता, ब्रिटेन नहीं चाहता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी जरूरत है। पुतिन के बारे में सब जानते हैं कि वो आंखें ही नहीं, सूरमा भी चुरा लेते हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की इस बात पर अब यकीन करना ही होगा कि पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? परमाणु बम वाली ताकत के प्रदर्शन के पीछे एक नहीं, कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पुतिन जैसे लीडर ही इस तरह के फैसले भी करते हैं, क्योंकि ना तो युद्ध हर दिन लड़ा जाता है, ना आखिरी वक्त तक युद्ध भूमि में इंतजार किया जाता है। ये बिल्कुल वॉर टैक्टिस है कि हर मोर्चे पर विरोधी को मात दी जाए। पुतिन की फिलॉसफी रही है कि पहले लात फिर बात और फिर मुलाकात, लेकिन ये उल्टा कानून है और इसे दुनिया सीधे तौर पर कभी नहीं मानेगी। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के हथियार भले ही रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन की सेना का जज्बा और हौसला अब भी बाकी है, और इसे तोड़ने के लिए पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन पहले भी परमाणु अटैक के संकेत देते रहे हैं, और यही वजह है कि पुतिन ने रूसी परमाणु बल को अब अलर्ट पर रखा है। आपको उन बातों को जरूर जानना चाहिए जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने का संकेत देते रहे हैं। नंबर 1, रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि उसने 24 फरवरी को हमला शुरू होने के तुरंत बाद रूसी परमाणु बमों को हाई अलर्ट पर रखा है। नंबर 2, पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश भी दिया था। नंबर 3, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस अपने अस्तित्व के खतरे को देखते हुए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। नंबर 4, इसके बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 5, पुतिन के परमाणु फैसलों पर मुहर इस बात से भी लगी कि अमेरिकी खुफिया विभाग यानी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ हमले के दौरान मिली निराशा
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियारों का सहारा लेने के लिए उकसा सकती है। और नंबर 6, मॉस्को युद्धपोत डूबने के बाद रूसी सैनिक बौखला गए हैं। यूक्रेन में तेज हुए हवाई हमले इसकी तस्दीक करते हैं। मॉस्को का डूबना पुतिन के लिए बड़ा धक्का है और रूस के लिए शर्म की बात। एक ऐसी जगह पर जहां पर यूक्रेन की ताकत बेहद कम थी, उसने रूस जैसी महाशक्ति के एक बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो दिया। इस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए पुतिन अपने गुस्से में कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मॉस्को के डूबने के बाद गुस्से वाले पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का बटन भी दबा सकते हैं। इस सूरत में अमेरिका और यूरोप ही यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमले की स्थिति में परमाणु संयंत्रों के क्षतिग्रस्त होने से हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन फैल जाएगा। ऐसे में संभव है कि ये आयोडीन फेफड़ों या फिर थायराइड ग्रंथि द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। ऐसे में पोटेशियम आयोडाइड जैसी दवाओं का होना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की यही बात कह रहे हैं, मतलब उन्हें जितनी मदद अब तक मिल रही है वो नाकाफी है और यूक्रेन को बचाना है तो उसे और मदद की दरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका से यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही होती तो ज़ेलेंस्की को धूल चटाने में इतना वक्त कतई नहीं लगता। अमेरिका परमाणु हमले की सूरत में क्या करेगा, फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक उसने यूक्रेन को जो दिया है वो भी कमतर नहीं। बाइडेन ने अतिरिक्त $80 करोड़ का और मिलिट्री एड देने का ऐलान किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए रूस ने अमेरिका और नेटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी ओर से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रहती है तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। हम अमेरिका और उसके साथियों से इस तरह की आपूर्ति पर रोक लगाने की अपील करते हैं। रूस की इस अपील पर यूरोप और अमेरिका पर रत्ती भर भी असर नहीं होने वाला है, ये तय है। लिहाजा पुतिन के पास मौके ही मौके हैं, जितना चाहें यूक्रेन पर भारी और तेज हमले करें। यूक्रेन के साथ पुतिन अब तक तो परंपरागत युद्ध ही लड़ रहे हैं। उनके टैंक, उनके युद्धक विमान यूक्रेन के शहरों को एक के बाद एक बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन शायद आगे ऐसा न हो, शायद परमाणु बम से हमला कर दे पुतिन। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ही ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों को एंटी रेडिएशन दवा लेकर रखने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डर और खौफ के इस साए में यूक्रेन के लोग कब तक रहेंगे, क्योंकि युद्ध जितना लंबा खिंचता है, यूक्रेन के जीतने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाती है। पुतिन की सेना जो फ्रंट पर है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन यूक्रेन को दूसरे देशों से मिल रही मदद इतनी तेज है कि रूस के तेजी वाले हमले उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव लिज ट्रस समेत 10 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स पर बैन लगा दिया गया है। अब ये लोग रूस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नेटो और यूरोपियन यूनियन भी रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस के साथ डिफेंस, फाइनेंस और व्यापार के क्षेत्र में कूटनीतिक रिश्तों को लेकर अब नए सिरे से खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये जंग के दौरान होने वाली रूटीन बातों की तरह है, जिसका युद्ध के पहले ही पुतिन मोल भाव लगा चुके हैं। पते की बात तो ये है कि रूस के सामने अब युद्ध खत्म करने का चैलेंज है, तो क्या परमाणु बम गिराना ही विकल्प है? ज़ेलेंस्की की सलाह पर पूरा यूक्रेन ही क्यों ना एटमी रिएक्शन के खिलाफ दवा खरीद ले, लेकिन एटम अटैक हुआ तो ये दवाएं भी 100% कारगर नहीं रह पाएंगी। लिहाजा दुनिया को पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करानी ही होगी, शर्तें भले ही एक नहीं कई हो। और इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग में पुतिन को जीत का पूरा भरोसा है और बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद अब डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की चर्चा जोरों पर है, जिसमें ऑस्ट्रिया के नेता कार्ल
नेहामर के हवाले से ये दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उन्होंने ये दावा मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद किया। उनका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इससे जीतने के करीब हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारिउपोल लगभग रूस के कब्जे में है और वहां के सांसद ने कहा था कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ेंगे और इस लिहाज से अब वहां पर मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हैं और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं। और इसी के साथ रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई सारे शहर मलबे में तब्दील भी हो गए हैं और युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में मौजूद हैं। देखिए अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी, पूरी तरह से इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए, यहाँ पर एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी ज़बरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, और रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है। और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफ़ी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन में रूसी हमले का 54वां दिन हो चला है। मारिउपोल और खार्किव समेत यूक्रेन के कई रूसी शहर अब रूसी बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और यूक्रेन से लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को चेताते हुए कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन के मारिउपोल पर बनी हुई हैं। जिस तरह मारिउपोल में रूस ने हजारों यूक्रेनी लोगों को बंधक बना लिया है और ज़ेलेंस्की की पकड़ ढीली पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने खुद भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो बार बार शांति वार्ता की भीख नहीं मांगेंगे।
कहते हैं सरेंडर कर दो। ज़ेलेंस्की कहते हैं लड़ेंगे आखिर तक। यूक्रेन के घमासान में अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब बम गोलों, टैंक के हमलों, रॉकेट लॉन्चर के अटैक, मिसाइलों के कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें मारियुपोल पर टिक गई हैं। अगर रूस ने मारियुपोल को पूरी तरह से घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया तो शांति वार्ता की सारी संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह ऐलान खुद ज़ेलेंस्की ने कर दिया है कि अब शांति की याचना नहीं, रण होगा, भीषण होगा। Ситуація точно не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є 200, багато людей. На жаль, є гуманітарна криза, невистачення їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються, ми їм вдячні за це. Подяки однієї точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні. ज़ेलेंस्की का बयान सुनकर आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि दरअसल मारियुपोल में ज़ेलेंस्की की आर्मी की हालत काफी कमजोर और नाजुक बनी हुई है। मारियुपोल में यूक्रेन के आम नागरिक फंसे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के घायल सैनिक भी मारियुपोल में फंसे हैं। लेकिन रूस ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वो मारियुपोल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रूस के नए जनरल की एक खतरनाक प्लानिंग है। दरअसल रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने जो खेल सीरिया में किया वही अब मारियुपोल में भी शुरू कर दिया है। मारियुपोल में अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने ज़ेलेंस्की के लड़ाकों और यूक्रेन के आम नागरिकों को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। मारियुपोल पर रूस की सेना अपनी पकड़ मजबूत तो कर रही है, लेकिन अब भी पुतिन की आर्मी को ये डर है कि कहीं मारियुपोल के अंदर ज़ेलेंस्की के लड़ाके छापामार लड़ाई न शुरू कर दें। और यही वजह है कि अलेक्जेंडर ड्वर्निकोव ने एक बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है और इस साजिश में पुतिन की भी रजामंदी है। दरअसल रूस का प्लान ये है कि मारियुपोल में सारे के सारे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करवाया जाए ताकि यूक्रेनी सैनिक छापामार युद्ध न लड़ पाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को चिंता इस बात की है कि उनके घायल नागरिक और घायल सैनिकों को मारियुपोल से निकाला जाए। अब रूस लगातार गोलीबारी से यूक्रेन के घायल नागरिकों और सैनिकों को बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के दौरान ये शर्त रखी थी कि मारियुपोल में एक मानवीय गलियारा खोला जाए, लेकिन रूस ने ये शर्त रख दी कि पहले सारे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना होगा। अब ज़ेलेंस्की ने नया दांव खेलते हुए रूस पर दुनिया का दबाव डालने के लिए लगातार ये बात कहनी शुरू कर दी है कि मारियुपोल में भयंकर कत्लेआम हुआ है। Чиє житло зруйнували окупанти. І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих,
чи є право на житло, було लेकिन रूस की तरफ से भी जेलेंस्की के इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि जेलेंस्की मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने में माहिर हैं। На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавнее заявление Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2500–3 тысячи, обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. दरअसल जिस तरह से कीव पुतिन के हाथ आते आते बच गया, उन्हें डर है कि कहीं मरियुपोल भी उनके हाथ से न चला जाए। यही वजह है कि पुतिन मरियुपोल में इस तरह का चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें यूक्रेन के छापामार युद्ध की सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी जाएं। और रूस ने मारियुपोल के अंदर सैकड़ों सैनिकों के सरेंडर करने को कह दिया है और बताया गया कि रूस ने ऐसे कुछ वीडियो का प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है, जिसके जवाब में अब जेलेंस्की ने भी वीडियो जारी किया। रूस का दावा है कि उसने मारियुपोल के अंदर यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों का सरेंडर करवाया है। जब रूस ने इस वीडियो को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया, तो जवाब में जेलेंस्की ने एक दूसरा वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में जेलेंस्की ने यूक्रेन के उन बहादुर जनरलों का सम्मान किया जिन्होंने यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मारियुपोल में यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के बावजूद भी हजारों की संख्या में जेलेंस्की के लड़ाके मौजूद हैं। अब मुश्किल यही है कि अगर इन लड़ाकों ने शहर के अंदर घुस रहे रूसी सैनिकों पर छापामार हमले शुरू कर दिए, तो कीव की तरह मारियुपोल भी रूस के हाथ से फिसल जाएगा। हालांकि रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब भी जेलेंस्की के लड़ाके मारियुपोल के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается, в том числе и сбежавших с территории Азовстали. По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на Азовстали украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысяч. आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें अज़ोवस्टल क्षेत्र के भागे हुए यूक्रेनी भी शामिल हैं। यूक्रेन इस लड़ाई को बहुत चालाकी से लड़ रहा है। दरअसल छापामार लड़ाई के जरिए ही यूक्रेन ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन के ड्रोन्स की थर्मल इमेज की वजह से ही रूस के टैंकों और सैनिकों का काफिला बेहद आसानी से यूक्रेन की जेवलिन मिसाइलों की रेंज में आ रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के सैनिक अपना काफिला यूक्रेन के शहरों के मुख्य मार्ग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ड्रोन से बचने के लिए रूस के सैनिक अपना काफिला जंगलों और दूसरे जमीनी रास्तों से निकाल रहे हैं। टैंकों और तोपखानों के लिए कंक्रीट की सड़क पर मूव करना आसान होता है, लेकिन जंगल और कच्ची जमीन पर टैंक और तोपखानों के पहिए धंस जाते हैं और काफिले की गति धीमी हो जाती है, जिस पर घात लगाकर यूक्रेन के सैनिक छापा मार हमला कर देते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। छापामार युद्ध के अलावा जेलेंस्की हर दिन सामने आकर दुनिया से अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री और मदद पहुंचाई जाए। Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених і чесно, і вбитих. І точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти.
कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां जेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं।